बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और अल्लाह सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं। जेलम, मैं आज आपके जज्बा और जुनून देख के आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे जिस तरह आज हमारी ख्वातीन निकली हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। और मैं देख रहा हूं कि बच्चे भी हैं, क्योंकि अच्छा, और मैं ये जितने भी झंडे देख रहा हूं, मेरी आगे से आप सबसे एक दरखास्त है कि तहरीक इंसाफ के झंडों से उतना ही जितना आप तहरीक इंसाफ के झंडे लेके आए, उससे ज्यादा पाकिस्तान के झंडे लेके आए। मेरे पाकिस्तानियों, ये एक मुल्क की जिंदगी में बहुत कम ऐसे होता है कि सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारी कौम फैसला करती है, सारी कौम फैसला करती है कि हमने अपनी आजादी की जंग लड़नी है। जिधर जिधर मैं गया हूं, मैंने कभी इतने बड़े जलसे नहीं देखे। मैं जेलम पहले भी आया, लेकिन मैंने कभी जेलम में ऐसा जलसा नहीं देखा। और जेलम उसकी वजह कि अल्लाह ने हमारे पे खास करम किया है। नौजवानों, गौर से सुनो, कुरान में अल्लाह कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और दूसरा अल्लाह बनाता है। जो प्लान बनाया गया था, साजिश बाहर से हुई। एक डोनाल्ड लू, अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी, हमारे अमेरिका के सफीर को बुला के तकब्बुर में उसको हुक्म देता है कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को अदम इत्मीनान में ना हटाया तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा मुश्किल वक्त आएगा। और फिर साथ कहता कि अगर पाकिस्तान ने इमरान खान को हटा दिया और चेरी ब्लॉसम को ले आए तो सब माफ कर दिया जाएगा। और फिर सारी साजिश होती है। यहां के मीर जाफर और मीर सादिक उसमें शिरकत करते हैं। 22 करोड़ की 22 उसको साजिश के तहत निकाला जाता है। और इसमें अल्लाह एक करम करता है हमारे पे कि हमारी कौम की गैरत जगा देता है, हमें बेदार कर देता है। उस कौम की जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे खड़ी हुई थी, बनी थी, उस कौम की खुददारी जगा देता है। मेरे पाकिस्तानियों, जितना भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है, क्योंकि हमारी खुददारी को
इस मुल्क के करप्ट और गद्दार लीडरों ने खत्म कर दिया था। बाहर की कुव्वतों के सामने घुटने टेके, बाहर से डिक्टेशन लिए। खुद तो उनमें गैरत नहीं थी, कौम की गैरत को भी नुकसान पहुंचाया। तो अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं आज मैं कि तूने मेरी कौम को जगा दिया है। 26 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे मौला इस कौम की खुददारी को जगा। ये वो कौम थी जिसका नजरियाती लीडर इलामा इकबाल था, और इलामा इकबाल ने सारी उनकी शायरी एक ही चीज के लिए थी कि जो गुलाम मुसलमान कौम थी उनको जगाने की कोशिश की। और हमारे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। इस नजरिए पे पाकिस्तान बना था। और ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अल्लाह तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। तो जब बैरूनी साजिश के तहत चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश को ऊपर बिठाया तो कौम जाग गई। और आज मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान को एक कौम बनते हुए, ये बड़ा करम है अल्लाह का। अच्छा, मैं जरा पहले बाकी बातों से पहले जरा डीजल पे आ जाऊं। अच्छा जरा सुने, फजलुर रहमान भी अब उसकी भी जमात इन सारे चोरों के पलंदे में ये सारे इक्तदार में आ गए हैं, बंदर बांट हो रही है। अब ये मैंने सोचा कि फजलुर रहमान तो बड़ा दीनी आदमी है, तो वो आके कोई तालीम की, एजुकेशन की मिनिस्ट्री संभालेगा। उसने एजुकेशन की मिनिस्ट्री नहीं संभाली, उसने कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री संभाली है, जिसके अंदर एनएच है, जिसमें सड़कें बनेगी और जिसमें पैसा बनेगा। अच्छा, और पाकिस्तानियों, ये जरा अब पाकिस्तानियों जरा सुने मेरी बात, सुने 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 सुने। अब ये सारे, ये जो चोरों की कैबिनेट बनी है 60% जमानत पे हैं। किसी ने 18 कत्ल किए हुए हैं। शरीफ खानदान ने 40 अरब रुपए की चोरी का हिसाब देना है नैब में और एफआईए में। वो जरदारी उधर अरबों रुपए का उसने जवाब देना है, जो फेक अकाउंट्स में पैसे, एयान अली के भी उसी अकाउंट से पैसे जा रहे थे जिसमें बिलावल। अब जो मफरूर है, सुने नौजवानों, जो मफरूर है, जो सजा याफ्ता है, जो झूठ बोल के भागा है, जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में लंदन में रह रहा है, उसने सारी कैबिनेट को लंदन बुला लिया है। तो पाकिस्तानियों ये याद रखें कि ये सारे कैबिनेट लंदन जा रहे हैं आपके पैसे पे। ये अपने पैसे नहीं खर्च करेंगे, ये आपके पैसे पे जा रहे हैं। और वहां जाके मफरूर साहब को मिलेंगे, सजा याफ्ता, कॉन्विक्ट, झूठा, बुज़दिल। हमेशा जब भी कोई मसला मुल्क से बाहर भाग जाता है, उससे जाके इंस्ट्रक्शंस लेंगे। ये है इस मुल्क की तौहीन, और इसलिए कौम खड़ी हो गई है।
इसलिए सारे पाकिस्तानी खड़े हो गए हैं। सारे पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया है, सब पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मैं इंशाल्लाह 20 के बाद आपको इस्लामाबाद दावत दूंगा। पहले मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे, लेकिन जो मैं अब लोगों में फिर रहा हूं, अब वो नंबर चला गया 25 लाख पे। अच्छा, अब चेरी ब्लॉसम कौन है? शायद बच्चों को नहीं पता चेरी ब्लॉसम कौन है। ये वो है कि इसका बड़ा भाई नवाज शरीफ और उसकी बेटी वो फौज को बुरा भला कहते हैं और ये बूट पॉलिश करता है। इन्होंने बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, इनकी पार्टनरशिप है। और बड़ा भाई भी क्योंकि बड़ा बुज़दिल है, वो जब मुल्क से बाहर जाता है तो फौज को बुरा भला कहता है और छोटा भाई जूते पॉलिश करता है। तो ये दोनों इसने कोई कल इसने तकरीर की, जरा सुने। कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। तुम वो हो जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। मीर जाफर वो था जब उसने सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था, जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ रहा था, मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया, जिस तरह अमेरिकनों ने शहबाज शरीफ को ऊपर बिठाया। तुम हो मीर जाफर। और तुम्हारे इर्द गिर्द वो जो आसिफ जरदारी है, आसिफ जरदारी तुम्हारा तो मैं ये कहूंगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मैं इंशाल्लाह सिंध आ रहा हूं और मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूं कि सिंध को मैंने आसिफ जरदारी से आजाद करवाना है। जो सिंध के लोगों के ऊपर ये जुल्म कर रहा है, आसिफ जरदारी, तुम और वो जो तुम्हारा बेटा है, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं सिंध। जो तुमने सिंध को लूटा है, लॉन्चों के अंदर जहाजों में भर भर के डॉलर्स तुमने दुबई भेजे हैं, मैं सब जानता हूं। तुमने जो पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजा है, ये जो तुम आप आ गए ऊपर, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। उधर तो मैं बंद था, ऑफिस में सारा दिन काम, वजन भी मेरा बढ़ गया, तो मैं तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी आवाम के बीच में आऊं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिस तरह मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हुई है, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आपको पता है पाकिस्तानियों, हिंदुस्तान ने क्या किया, जरा ये सुने गौर से। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने 600 जाली उन्होंने मीडिया हाउसेस दुनिया में बनाए और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। इसको EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कहते हैं। और आपको पता है कि उन्होंने किसको बाहर से प्रोपेगेंडा में किसको निशाना बनाया? एक थी पाकिस्तान की फौज और दूसरा था इमरान खान। हिंदुस्तान ने क्यों पाकिस्तानी फौज और इमरान खान को निशाना बनाया? क्योंकि दो नौजवानों, गौर से सुन लो, आज पाकिस्तान को जो इकट्ठा रखेंगे
जो दुश्मनों की पूरी कोशिश है कि इस मुल्क के 3 टुकड़े किए जाएं, जो बलूचिस्तान में वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, उनका सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को तोड़ा जाए। एक पाकिस्तान की फौज इस मुल्क को इकट्ठा रख रही है और दूसरा तहरीक इंसाफ जो सारे पाकिस्तान की फेडरल पार्टी है, जो सारे पाकिस्तान की पार्टी है, और वो चाहते हैं इमरान खान और फौज के खिलाफ। इसलिए वो कैंपेन करते हैं कि उनको पता है कि इन दो के होते हुए पाकिस्तान नहीं टूटेगा। तहरीक इंसाफ वो वह जमात है जो 10 दिनों में पेशावर में भी तारीखी जलसा कर सकती है, मज़ार कायद कराची में भी तारीखी जलसा कर सकती है और मीनार पाकिस्तान को भी भर सकती है 10 दिनों के अंदर। और आज झेलम में भी तारीखी लोग इस तादाद में आए, एबटाबाद में भी आए और मियां वाले में भी आए। वो सिर्फ एक जमात कर सकती है, वो तहरीक इंसाफ है। बाकी ये मिलके भी सारे, ये जो चोरों का पलंदा है, ये मिल भी जाए तो मीनारे पाकिस्तान में पूरा जोर लगा के थोड़ा सा भी जलसी भी नहीं कर सके। तो जब शहबाज शरीफ तुम ये कहते हो कि इमरान खान ने फौज की तनकीद की, शर्म करो। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। मैं तो दुआ कर रहा हूं कि मुझे ईसीएल पे डालो, मैं जाना ही नहीं चाहता पाकिस्तान से बाहर। मेरा 20 साल मैंने बाहर क्रिकेट खेली, प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, पैसा बनाया, लंदन में फ्लैट खरीदा, सब कुछ बेच के मेरा सब कुछ मेरे मुल्क में है, जीना मरना मेरे मुल्क में है। और ये जरा सुने, ये शरीफ करप्ट खानदान, पहले नवाज शरीफ उसको जब जनरल मुशर्रफ ने मुल्क से बाहर, जैसे उसने सऊदी अरेबिया भेजा, लेटर साइन, मुआहदा साइन करके सऊदी अरेबिया गया, झूठ बोलता रहा मैंने नहीं कोई साइन किया। फिर उधर से लंदन पहुंच गया, 8 साल मुल्क से बाहर। जरदारी जेल से निकला, वो सीधा लंदन और अमेरिका पहुंच गया। और अब वापस आए, दोनों ने एनआरओ लेके वापस आए, दोनों ने लूटना शुरू किया। अब ये सुने, मैंने अभी तक जब 3.5 साल में एक निजी दौरा नहीं किया, मैं सारा वक्त पाकिस्तान में था। नवाज शरीफ ने 24 निजी दौरे किए लंदन के, जरदारी ने 50 निजी दौरे किए दुबई के। यानी ये सारा वक्त हुकूमत तो पाकिस्तान की करना चाहते हैं, पैसे बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, ईदें बाहर हैं, इलाज बाहर है, बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, प्रॉपर्टीज बाहर हैं। और तुम शहबाज शरीफ कह रहे हो कि इमरान खान फौज के खिलाफ बात कर रहा है। तुम्हारा जो नवाज शरीफ था, हिंदुस्तान में जाके पहले तो मिला, जब नरेंद्र मोदी के भागा गया उसके जूते पॉलिश करने, तो कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को ही नहीं मिला, डर के उससे अपने फॉरेन ऑफिस को कहा कि कोई हिंदुस्तान की तनकीद ना हो। उधर जो डॉन लीग्स में क्या था, हिंदुस्तान को पैगाम पहुंचाता है कि जी मैं तो दोस्ती करना चाहता हूं, पाकिस्तान की फौज नहीं करना चाहती। नरेंद्र मोदी कहता कि पाकिस्तान का जो सिपा सलार है उस वक्त रहील शरीफ, कहता वो दहशतगर्द है, लेकिन नवाज शरीफ हमारा दोस्त है। मेरे दौर में मोदी ने यह क्यों नहीं कहा? वो मेरी फौज के खिलाफ उसकी जुर्रत नहीं थी बात करने की, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी को कहता था कि तुम इस्लाम दुश्मन हो, तुमने जो कश्मीर में किया, तुमने जो हिंदुस्तान में मुसलमानों से कर रहे हो, हम कभी तुम्हारे से दोस्ती नहीं करेंगे
जब तक तुम कश्मीरियों को अपना हक नहीं दोगे। कभी नवाज शरीफ के मुंह से कश्मीर की बात सुनी? कभी शहबाज शरीफ के नाम से बात सुनी? आते साथ ही कि हम तो जी नरेंद्र मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं। तुम इसलिए करना चाहते हो कि जो तुम्हें लेके आया उन्होंने हुक्म दिया दोस्ती करने का। मैं जब रूस गया, मैंने रूस के सदर से बात की कि यहां महंगाई है, तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, हमने अपने लोगों को रिलीफ देना है। 30% कम पे तेल हमें वो बेचने के लिए रूस तैयार हो गया था। 30% गंदम कम कीमत पे हमें देने के लिए तैयार हो गया था। क्या शहबाज शरीफ तुम्हारी जुर्रत है कि तुम रूस से आज बात करो और 30% कम तेल खरीदो? आपको पहले जाके इजाजत लेनी पड़ेगी उन लोगों से जो लेके आए हो आपको उनको बूट पॉलिश करने पड़ेंगे चेरी ब्लॉसम लगा के, और फिर इजाजत मांगनी होगी जो नहीं मिलेगी आपको। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, वो रूस से हथियार खरीद रहे हैं। तो अमेरिकन हिंदुस्तान को कुछ नहीं कहते क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद थी, अपने लोगों के लिए थी। हमारा ये मसला है मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, हमारा मसला ये रहा है कि हुक्मरान वो रहे जिन्होंने मुल्क से बाहर पैसा लेके गए, पैसे के गुलाम, कभी अपनी अवाम के लिए खड़े नहीं हुए। एक जुल्फिकार अली भुट्टो खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ भी साजिश हुई थी, मुदाखलत हुई थी और उसको फांसी चढ़ाई गई थी। और उसके खिलाफ कौन लोग निकले थे? यही वो जो कि नवाज शरीफ की तब पहले पार्टी थी, फजल रहमान की जो पार्टी थी, ये लोग निकले थे। ये उस साजिश का हिस्सा थे जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को गिराया गया और फांसी दी गई। और इंशाअल्लाह मेरे पाकिस्तानियों, एक नया मुल्क उठ रहा है, हमारा एक खुददार कौम खड़ी हो रही है। मैं ये अपनी ख्वातीन को देख रहा हूं, बच्चों को देख रहा हूं, सब निकल रहे हैं एक नए पाकिस्तान के लिए। मैं जो 20 तारीख के बाद जब मैं आपको दावत दूंगा, मैं चाहता हूं इसमें शिरकत करें हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे खास तौर पे दिलेर नौजवान और हमारी ख्वातीन और बच्चे भी। मैं अब अपनी आखिरी बातें करने लगा हूं, जरा गौर से सुनना है आपने। देखें, मेरे 3.5 साल जो हुकूमत में थे, मैं आपको बताऊं मुझे सबसे ज्यादा शर्म कब आई? जब मुझे बाहर जाके दोस्त मुल्कों से पैसे मांगने पड़े, जब कर्जा मांगना पड़ा, मुझे शर्म आई। क्योंकि मैंने आज तक अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे थे। मैंने जब पैसे मांगे थे शौकत खानम के लिए अपने पाकिस्तानियों से, कभी मैंने गैरों से पैसे नहीं मांगे। शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए, अभी जो जेलम में मैंने अल कादर यूनिवर्सिटी बनाई है, इनके लिए सिर्फ पाकिस्तानियों से पैसे मांगे थे। लेकिन क्योंकि इन्होंने दिवालिया निकाला हुआ था मुल्क का, सबसे बड़ा हमारा बैरूनी खसारा था, मुझे बाहर जाके पैसे मांगने पड़े क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था अपने कर्जों की किस्तें अदा करने पे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इससे शर्मनाक बात नहीं है जब एक मुल्क का सरबराह किसी और मुल्क के सामने जाके कर्जे मांगता है, पैसे मांगता है। आप सब जानते हैं कि अगर आप अपने मां बाप से भी पैसे मांगते हैं, एक बच्चा नहीं मांगता दूसरा मांगता है, तो मां बाप भी उस बच्चे की ज्यादा इज्जत करते हैं जो पैसे नहीं मांगता, जो खुददार होता है, मां बाप भी। तो सोचे कि गैरों के सामने हाथ फैलाना, तो ये जब
चेरी ब्लॉसम ने कहा कि जी हम तो भिखारी हैं और गुलाम हैं, और एक और इनके रंगबाज सियालकोट से कहता कि जी हम तो लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। मेरा सवाल है, किसने हमें मकरूज किया? 30 साल से ये दो खानदान इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। 30 साल से, 30 साल में ये अरबोपति बन गए, इनके बाहर प्रॉपर्टीज, फ्लैट्स, जायदादें, ऑफशोर अकाउंट्स, और मुल्क को मकरूज कर दिया। मैं तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की है। तो सवाल मैं ये पूछता हूं कि जब कहते हो कि बेकारी हैं तो हमें तो गुलामी करनी पड़ती है, हमें बेकारी बनाया किसने? किसने इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके गए? वो लोग जो हमारे मेहनतकश पाकिस्तानी 14-14, 18-18 घंटे काम करके इस मुल्क में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, वो मेहनतकश के खून पसीने पे आज हमारा मुल्क चल रहा है। और ये डाकू यहां से मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा चोरी करके मुल्क पैसा बाहर भेजते हैं। तो बेकारी बनाया किसने? आपने। और कौन इससे मुल्क को निकालेगा? मैं आपको आज ये कह रहा हूं कि जिस तरह हम एक कौम बनते जा रहे हैं, एक कौम के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं होती। जब कौम इकट्ठी हो जाती है वो सब कुछ कर सकती है। जब जलजला आया, जब फ्लड आया पाकिस्तान में 2010 में, अरबों अरबों डॉलर्स का नुकसान था। सारी कौम इकट्ठी हुई, बैरून मुल्क पाकिस्तानी सब मिलके, सब ने उसका मुकाबला किया और हमने अपने आप को खड़ा कर लिया अपने पैर पे। इसी तरह जिस तरह अब हम कौम बन रहे हैं, मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी जिस तरह जब उनको यह पता चल गया कि उनका टैक्स उनके ऊपर खर्च होगा, ये कैबिनेट जा रही है एक मफरूर से मिलने आपके खर्चे के ऊपर। मैंने कभी अपनी कौम का पैसा फजूल खर्च ना अपने ऊपर करने दिया, ना इस तरह खर्च करने दिया। और जब कौम को यकीन हो जाएगा हम कौम बन जाएंगे, हम टैक्स भी इकट्ठे करेंगे, हम अपने कर्जे भी दे देंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम अपने बच्चों की तालीम, स्कूलों पे, यूनिवर्सिटीज पे हम इस मुल्क को खड़ा करेंगे। और वो तब होगा जिस तरह अब हम कौम बन रहे हैं। और मैं इसलिए आज जेलम आया था, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मेरे अल्लाह आपने मेरी कौम को जगा दिया, बेदार कर दिया, शऊर पैदा कर दिया, खुददार बना दिया, कौम की गैरत को जगा दिया। और इंशाअल्लाह 20 के बाद जब मैं आपको कॉल दूंगा, एक हमारी डिमांड होगी, इलेक्शंस करवाओ और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पाकिस्तान